हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने मेजरमेंट का पार्ट 1 को कवर कर लिया है दोस्तों, आज हम लोग का मेजरमेंट का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी दोस्तों बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है, मेजरमेंट का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो पहले जाकर के आप उसे देख लें, क्योंकि उससे आप लोगों को क्या होगा, काफ़ी जो है ना आगे मैंने जो बता रखा है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वैज्ञानिक के काम करने के 5 तरीके कौन कौन है। ठीक है, यानी जब कोई साइंटिस्ट क्या करता है, कोई वस्तु पर एक्सपेरिमेंट करता है तो कितने तरीकों से करता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। जब कोई वस्तु पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो बिल्कुल सावधानी से किया जाता है, क्योंकि जब आप कोई वस्तु पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, हानिकारक भी हो जाता है दोस्तों। यानी आप क्या करिए कि कोई भी वस्तु पर एक्सपेरिमेंट करने से नुकसान भी हो जाता है। तो ये चीज़ को आपको मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, आपको देख लेना है कि इससे कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है, जो मैंने कर रखा है इससे आपको अगर नुकसान है तो उसको वहीं पे क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हम लोग का दोस्तों, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। ठीक है, जो इससे संभावनाएं होती है, वो जो जो कारण पैदा होगा जब कोई वस्तु पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसका क्या लगाना, अनुमान लगाना। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा प्रॉपर्टीज है। तीसरा हम लोग का क्या है, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण लगातार प्रयास से, लगातार प्रयोग से हम लोग उन कारणों की, जो जो कारण हम लोग को निकल के आता है किसी वस्तु को एक्सपेरिमेंट करने पर, तो उसका क्या निकालते हैं हम लोग, जांच करते हैं दोस्तों, उसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर क्या करना है, पहुंचना है। कि आपको जांच आप कर लिए, किसी वस्तु पर आप जांच कर लिए, अब उसका क्या निष्कर्ष निकलता है उसी पर आप लोग को क्या करना है, पहुंचना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है 5वां नंबर में, कि जगह जगह पर अगर आपको क्या करना है कि अपना अपरिहार का मतलब आप समझिए कि अपना सोच में क्या करना है, परिवर्तन करना है। कि अगर आप किसी वस्तु को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या गलत हो रहा है तो आप क्या करना है, तो अपनी सोच में परिवर्तन करिए कि नहीं, अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो हम अगले प्रकार से अगर ये करेंगे तो शायद आपको क्या होगा, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। तो कभी कभी क्या करता है साइंटिस्ट लोग या वैज्ञानिक लोग, वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पर ज़रूरत हो वो अपने विचारों और सोच में क्या करते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। तो वही इतना जो है 5 चीज़ है दोस्तों, इसी पर कोई भी वस्तु पर एक्सपेरिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक के काम करने के 5 तरीके हैं। पहला क्या था, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। दूसरा, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तीसरा, परीक्षण और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच है। चौथा, हम लोग का जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। 5वां जो है, आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। ठीक है, उसके आगे हम लोग को देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, कहता क्या है कि जो वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। देखिए कितना अच्छा वर्ड कहा कि वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा समझ जाइएगा। ठीक है, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। मतलब आप समझिएगा कि क्या वैज्ञानिक, जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया है पहले भी और आज भी बता रहा हूँ, एडिशन किस चीज़ का खोज किया था, बल्ब का। तो क्या ये बल्ब का खोज किया तो सिर्फ अपने के लिए यूज किया, ये मतलब समझिएगा कि अगर ये बल्ब का खोज किया तो सिर्फ अपने लिए खोज किया, ये तो नहीं है। बल्ब के लाभ हम भी ले रहे हैं, बल्ब तरह तरह के ट्यूबलाइट जला रहे हैं, तरह तरह के बल्ब जला रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं अगर कोई भी वैज्ञानिक अगर किसी वस्तु पर एक्सपेरिमेंट करता है, किसी वस्तु का खोज करता है, तो वो अपने लिए नहीं करता, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं करता, किसी एक काल के लिए नहीं करता, पूरे समस्त मानव जाति के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जितना भी वस्तु का आविष्कार हुआ है दोस्तों, क्या उसका लाभ आप लोग नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं ना, हम लोग भी ले रहे हैं, आप लोग भी ले रहे हैं। यानी पूरे समस्त मानव जाति, पृथ्वीवासी पे जितने मानव जाति है दोस्तों, सभी उन लोगों उस चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वैज्ञानिक जो है किसी एक राष्ट्र के नहीं होते। ठीक है, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र के नहीं होते, किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त क्या होते हैं, मानव जाति के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट
इसको आप बढ़िया से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कहता विज्ञान जो है एक निरंतर चलने वाली कौन प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया। मानवीय प्रक्रिया क्यों कहा गया इसको, क्योंकि विज्ञान कहीं ना कहीं चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि विज्ञान को कौन चला करके रखा है, मानव। मानव के द्वारा ही तो आज का युग जो है कौन सा है, विज्ञान का युग है। ठीक है, तो विज्ञान को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग के जो साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, उनका काफ़ी योगदान है। जैसे एडिशन हो गया, न्यूटन हो गया, इन लोगों का काफ़ी योगदान है और इन्हीं लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो योगदान है तभी तो दोस्तों। ठीक है, जो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप लिखिए आगे हम लोग का है पॉइंट मापन। ठीक है, मापन क्या है, मापन आप समझिएगा सबसे पहले। ठीक है, मापन, मापन को क्या बोला जाता है पता है, मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। अब आपको कुछ याद आया, मैंने पहले आप लोगों को क्या किया था, पढ़ा रखा था कि मापन क्या है। मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि जिस वस्तु को आप जिस चीज में मापते हो वही तो आपका मापन है। आपको पहले मैंने बताया था ना कि मापन में ही क्या निकला है, मापन में ही इसका अर्थ निकल गया है टोटल के टोटल। ठीक है, तो मापन क्या कहता है कि किसी भी वस्तु को जिस चीज में आप मापते हो वही आप लोग का क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। माप यानी मापना, माप यानी मापना। कहता है किसी भी राशि, ठीक है, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक उस राशि का मात्रक कहते हैं। कहता है कि अगर किसी भी राशि के माप के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि किसी भी राशि को हम क्या करें, माप करें, उसको मापें, तो जिससे मापते हैं उस राशि को वही हम लोग का मापन कहलाता है। ठीक है, मापन यानी मात्रक। अब समझिए, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर लंबाई को मापना है, ठीक है दोस्तों, लंबाई को तो किस चीज़ में मापोगे लंबाई को, तो हम लोग लंबाई को मीटर में मापेंगे। ठीक है, द्रव्यमान को मापना है, भार को मापना है, तो उसको किस चीज़ में मापोगे, केजी में मापेंगे। तापमान को किस चीज़ में मापते हो, टेम्परेचर को तो केल्विन वगैरह में मापते हो ना। तो ये जो चीज़ से हम लोग मापते हैं, जैसे लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, और फिर उसके बाद आपका तापमान को केल्विन, समय को किस चीज में मापते हैं, हमेशा दोस्तों सेकंड में मापते हैं। तो जिस चीज में मापते हैं वही हम लोग का मात्रक है। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई का मात्रक कौन होगा, तो लंबाई का मात्रक मीटर होगा। फिर द्रव्यमान यानी भार का मात्रक कौन होगा, तो हम बोल सकते हैं केजी होगा। क्यों होगा, क्योंकि केजी में हम उसको मापते हैं। अगर हमसे पूछ दे कि बताइए समय का मात्रक क्या होगा, तो समय का मात्रक सेकंड होगा। ठीक है, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। अगर आपको पूछते तापमान का मात्रक क्या होगा, तो तापमान का मात्रक केल्विन होगा। तो इसी प्रकार से जब किसी चीजों को जिस चीज से मापते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। क्लियर। तो आपको क्या कहा जाता है, आप समझना कि आगे कहा कि विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। विज्ञान किस चीज पर आधारित है, मापन पर। यानी पूरे विज्ञान जो है मापन पर ही आधारित है दोस्तों। कहीं ना कहीं जिस वस्तु को आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो वही हम लोग का क्या कहलाता है, जितना भी विज्ञान है बाबू, विज्ञान जो है वो पूरा का पूरा जो है मेजरमेंट पर ही आधारित है। लंबाई, आप कपड़ा वगैरह सिलाने जाते हो, जो कपड़ा दर्जी से क्या करते हो, लेते हो, दुकान से लेते हो, तो उसको किस चीज़ में मापते हो, मीटर सेंटीमीटर में मापते हो ना। दूध वगैरह लेते हो लीटर में मापते हो ना। तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक माप है, हर चीज़ का क्या कहीं ना कहीं क्या है, माप है। तो वही क्या कहलाता है, मेजरमेंट। तो इसी प्रकार से कहा विज्ञान जो है किस चीज़ पर आधारित है, मापन पर। विज्ञान किस चीज़ पर आधारित है, मापन पर। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग कहता है क्या, किसी भी भौतिक राशि को, ठीक है, किसी भी क्या करना है, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी राशि की, दो राशि की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि को अगर व्यक्त करना है कितनी राशि की आवश्यकता होगी दोस्तों, दो। पहला कौन सा है, तो संख्यात्मक मान, दूसरा है मात्रक। अब ये संख्यात्मक मान और मात्रक क्या है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मान के चलो आप मार्केट जाते हो, कहाँ जाते हो, मार्केट। आप कभी दुकानदार को ये कहे हो कि हमको केजी आलू चाहिए,
क्या चाहिए? हमको केजी आलू चाहिए। क्या ऐसे बोले हो? या आप कभी कोई दुकान में गए होगे कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, तो आप क्या कहे हो कि हमको मीटर कपड़ा चाहिए? क्या कभी ऐसे कहे हो? ये जो है बिल्कुल अधूरा है। क्या है दोस्तों? बिल्कुल अधूरा है। तो इसको हम पूरा क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखा गया था कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितना राशि चाहिए? दो राशि। हम लोगों ने खाली मात्रक लिखा। क्या लिखा? सिर्फ मात्रक। केजी मात्रक है, मीटर मात्रक है, लेकिन संख्या नहीं बताया। और संख्या नहीं बताया तो काफ़ी ये भौतिक राशि जो है बिल्कुल अधूरा है। अब अगर आप केजी कहोगे तो दुकानदार आपको क्या रिप्लाई देगा? पूछेगा ना कि कितना केजी चाहिए, तो आप बोलोगे 2 केजी, 5 केजी। तो अगर आपको 5 केजी चाहिए तब आपको वो दुकानदार 5 केजी देगा। आलू कितना देगा? 5 केजी देगा। तो उससे तो वह दुकानदार समझ गया ना कि इसको आलू कितना चाहिए? 5 केजी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या बताया? केजी सिर्फ बोला तो केजी से पता नहीं चल देगा ना कि क्या इसको चाहिए। आपको उसके साथ यूनिट के साथ साथ नॉमिकल वैल्यू भी बोलना पड़ेगा। क्लियर? तो संख्यात्मक मान भी काफ़ी क्या है, जरूरी है दोस्तों। तो 5 केजी मतलब समझ जाएगा। अब मीटर आप लोगों ने कहा कपड़ा कितना चाहिए? मीटर। तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। मीटर के साथ कोई संख्या जोड़िए, तो 2 मीटर, 3 मीटर, तो मान के चलिए 2 मीटर, तब वो समझ जाएगा, आपको 2 मीटर कपड़ा फाड़ करके दे देगा वो। ठीक है? तो इसमें आपको क्या है कि भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए पहला संख्या चाहिए, दूसरा मात्रक चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के बिना क्या है दोस्तों? अधूरा है। ठीक है? तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको उम्मीद है कि यह समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है? आगे देखिए, आगे कहता है, देखिए 2 केजी आटा। ठीक है? 2 केजी आटा। क्या हम आटा कहेंगे कि आटा हमको चाहिए, तो क्या दुकानदार कहेगा ना कि कितना केजी चाहिए आटा? तो बोले 2 केजी, दे देगा आराम से। 2 नंबर केजी। अगर आप एक चीज़ समझना कि जब भी अगर कोई भी वस्तु को आप लोग खरीदने जाते हो तो हमेशा उसके साथ मात्रक होना चाहिए, हमेशा उसके साथ संख्यात्मक मान होना चाहिए, तभी वह वस्तु आपको क्या करेगा? मिलेगा। ठीक है? आगे देखिए क्या कहता है दोस्तों। आगे हम लोग का है भौतिक राशियां, जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब दुनिया में जितना भी राशि है दोस्तों, सब भौतिक राशि है। ठीक है? अब ये मत समझना कि कर्क जो तुला राशि आप पढ़ते हो, तुला राशि हो गया, वृश्चिक राशि हो गया, तो ये समझने, मिथुन राशि वो अलग चीज़ है। ठीक है? वो बिल्कुल 27 है, लेकिन इसमें हम लोग, उसकी संख्या 27 है, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ते हैं भौतिक राशि, जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है? कहता है भौतिक राशि दोस्तों कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया, वेग हो गया। ठीक है? लंबाई लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका है भौतिक राशि। कहता क्या है? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में आप व्यक्त करेंगे वही हम लोग का भौतिक राशि कहलाता है। आगे जाकर के दोस्तों भौतिक राशि कितना प्रकार से बट गया? 2 प्रकार से। कितना प्रकार से बट गया दोस्तों? 2 प्रकार से बट गया। कौन? भौतिक राशि। भौतिक राशि 2 प्रकार से कौन कौन बटा? तो पहला बट गया हम लोग का आधारी राशि। ठीक है? पहला हम लोग का क्या बट गया? आधारी राशि। और दूसरा जो हम लोग का बट गया दोस्तों, दूसरा हम लोग का बट गया है, कौन सा बट गया देख लेते हैं। दूसरा हम लोग का बटा है व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि? व्युत्पन्न राशि। अब इसको समझना। ठीक है? पहला भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि क्या है? ठीक है? आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। बिल्कुल ये जो है ना दोस्तों, बिल्कुल जो है ये बाप और बेटा का रिश्ता है। ठीक है? अगर पूछेगा कि आधारी राशि क्या कहते हैं, तो आधारी राशि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल क्या होता है? स्वतंत्र। आधारी राशि क्या होता है? स्वतंत्र होता है, तो उसको बोलते हैं आधारी राशि। ठीक है? अगर हमको व्युत्पन्न राशि कहेगा तो जिसको हम लोग आधारी राशि से ही निकालते हैं, कहीं ना कहीं व्युत्पन्न राशि जो है आधारी राशि का ही देन है, तो उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि जो होता है बिल्कुल 7 होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? 7। आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। और व्युत्पन्न राशि की संख्या अनगिनत होती है। ठीक है? अनगिनत। समझ गए? तो आधारी राशि 7 होती है और व्युत्पन्न राशि अनगिनत होती है। तो ये आधारी राशि बिल्कुल एक बाप का रिश्ता है दोस्तों। ठीक है? क्या है? बाप बिल्कुल स्वतंत्र है।
कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। जैसे पिताजी हम लोग का क्या करते हैं, कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है। हम लोग से पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। अरे आप लोग से ऐसे भी नहीं पूछेंगे, आप बेटा हो ना। फिर उसके बाद इस प्रकार से देखिए कि पिताजी जो होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, घर के स्वतंत्र नागरिक, ठीक है। व्युत्पन्न राशि हम लोग जो हो गए बेटा, ठीक है, ये किस पर आधारित है, तो ये बिल्कुल आधारी राशि से ही लिया गया है व्युत्पन्न राशि। तो बाप का संबंध बेटा से तो है, तब बाप एक ही होता है, ठीक है। बाप क्या होता है, एक ही होता है। बट बेटा क्या होता है कि बहुत सारा आपको क्या कर सकते हैं, एक बाप का 2 से 3 बेटा क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आधारी राशि और आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि को पकड़ा। आधारी राशि किसको बोलेंगे, जो स्वतंत्र होता है उसको कौन सा राशि, आधारी राशि। और जो आपका आधारी राशियों के जो पद में व्यक्त होते हैं उसको व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि का डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। कहता है आधारी राशि कि वैसी राशि जो क्या होती है, स्वतंत्र मानी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आधारी राशि बोलते हैं। वैसी राशि जो क्या हो, स्वतंत्र मानी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, आधारी राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान क्या हो गया, समय। और आधारी राशियों की संख्या याद रखेंगे दोस्तों, कितनी है, 7 है। क्लियर। आगे हम लोग का है व्युत्पन्न राशि। आगे हम लोग का क्या है दोस्तों, व्युत्पन्न राशि। आगे हम लोग का व्युत्पन्न राशि कहता है कि वैसी राशि जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे कौन सा राशि बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। अभी मैंने बताया था ना कि व्युत्पन्न राशि का जन्म किस राशि से हुआ है, आधारी राशि से ही हुआ है, ठीक है। जिसमें इसमें क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया इत्यादि। तो आधारी राशि जो है एक बाप की भूमिका निभाता है, व्युत्पन्न राशि जो है एक बेटे की भूमिका निभाता है। आधारी राशि स्वतंत्र माना जाता है, व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं माना जाता है। आधारी राशि 7 होते हैं, ठीक है, आपको बताएंगे कौन कौन सा। और व्युत्पन्न राशि जो होते हैं अनगिनत होते हैं, यानी ये आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का तो वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। फिर इसके आगे जो हम लोग सीखेंगे ये मात्रकों की पद्धतियाँ, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे जाकर के और भी आगे बनेगा, एफपीएस बनेगा, सीजीएस, एमकेएस बाद में बताएंगे हम आपको, नहीं तो फिर काफ़ी वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप शॉर्ट बाय आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको हल्का हल्का हम पढ़ाते रहेंगे और आप क्या करिए, नोट्स बना करके रखेंगे और उसको क्या करेंगे, अच्छे तरह से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रोक देते हैं दोस्तों। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, वैज्ञानिक के काम करने के 5 तरीकों के बारे में कुछ आप इम्पोर्टेंट नोट्स सीखें, ठीक है। फिर मापन के बारे में आप लोग सीखें। फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा सा किसी भौतिक राशि को कितना राशियों के में व्यक्त किया जाता है वो सीखें आप लोग। भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि कितना प्रकार से बटा, आगे 2 प्रकार से, एक आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो आप लोग यहाँ तक क्या कर लेंगे, अच्छे तरह से कवर कर लेंगे दोस्तों। इसके अगला पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 जो होगा उसमें हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।